गुड इवनिंग। सर्कल्स, last three problems 41, 42, 43. Any doubt? Quickly. (42 and 3). 42 लास्ट क्लास में हो चुका है ना? लास्ट क्लास में पूछा नहीं था क्या तुमने? 42 एंड 43 इजी प्रॉब्लम था ये। कैपिटल एम को तो तुमने समझ लिया कि सर कैपिटल एम जो है वो ओरिजिन सेंटर रेडियस आर का इनसाइड पॉइंट है ना? ठीक, तो आई वॉन्ट रिक्वायर्ड सर्किल टू बी इनसाइड इट। ये है तुम्हारा स्मॉल आर। वीडियो कटिंग ऊपर का कट रहा है क्या? अब सही है? ठीक। तो दिस इज कैपिटल एम इनसाइड दिस। ओके, अब मुझे लगता है कि नंबर ऑफ ऑल सर्कल सी एन को तुमने पहचान लिया कि सर जो सी एन है उसका सेंटर एस एन -1 है ना? तो कैपिटल एस एन -1 जीपी सॉल्व कर ली होगी ना? वो कैपिटल एस एन पढ़ा रखा है उसने कि जीपी का सम whose first term is 1, a1 a2 up to an है ना? a1 से लेकर an, तो फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस हाफ। टू माइनस, तो आई गेस तुम समझ गए कि जो सेंटर मुझे चाहिए, मैं तो सीएन सर्कल की बात कर रहा हूं ना, तो जो सीएन सर्कल है उसका सेंटर एसएन -1 कॉमा 0, एसएन -1 कॉमा 0 है ना? यही तो था। हाँ, तो एसएन -1 क्रिएट कर लो कि सर ये रहा एसएन -1 कॉमा 0। एंड व्हाट इज इट्स रेडियस? रेडियस इज एन है ना? रेडियस एन लिखा है ना? हाँ, एन रेडियस इज 1/2n-1। एकदम मतलब बच्चों टाइप क्वेश्चन दिया लिटरली, है ना? और लोग डर भी गए कि अरे बाप रे इतना भयानक एक्सप्रेशन। तो अगर तुम सर्किल को अंदर चाहते हो तो कुछ ऐसा सोच लो कि सर ये सर्किल है विद सेंटर। तो क्या तुम बुद्धि लगा के सोच पा रहे हो कि सर ये तो बहुत इजी है? आप एक काम करो, ओरिजिन टू दिस प्लस दिस, ये पूरी वैल्यू आर से कम होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर मैं चाहता हूं कि एस एन सी एन शुड लाई इनसाइड, है ना, तो ये वैल्यू आर से कम होनी चाहिए। बुद्धि लगाओ। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? तो डोंट यू थिंक कि 2 - 1 अपॉन प्लस रेडियस प्लस दिस, तो थोड़ी सी गणित लगा लो यार कि 2 - 1/2n-2 प्लस 1/n-1, इट शुड बी लेस देन आर, है ना? और आर तुमको 1025। बस आईआईटी के लोग यही देखते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखते हैं। वो बस देखते हैं कि कितने हिम्मती लोग हैं कि इतने भयानक एक्सप्रेशन, इतनी भयानक लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना यार? 80% अबव मार्क्स तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं यार, ठीक है ना? लोगों के 70% मार्क्स पे 500 विद इन 500 रैंक आ जाती है। ओके, तो अब इसके आगे तुम मेरी मदद चाहोगे क्या, है ना?
कि सर कैलकुलेशन भी सिखाई दो, है ना। मुझे लगता है कि तुमको मुझसे कैलकुलेशन सीखने की आवश्यकता है नहीं, कि सर रेस्ट वी विल डू। तो बस मुझको जितना या कर लो यार, कि सर 2 की पावर समथिंग लेस आ जाता है ना। करो ना इसको, n-1 अपॉन 2, सही कर रहा हूं ना। तो -1 अपॉन 2n -1, -1 अपॉन 513, इनइक्वालिटी रिवर्स मोर, और फिर रेसिप्रोकल लिया, अगेन इनइक्वालिटी रिवर्स। मेरा तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये आया। और फिर तुम लोग तो जानते हो कि सर ये तो हिट एंड ट्रायल है ना। 2 की पावर 9 512 आती है, तो योर n-1 to 9 यू कैन टेक। अब मुझको बताओ, क्या 43 तुमको लगता नहीं कि सर 43 आप हमारे लिए छोड़ दो, है ना, कुछ तो हम भी करें। ठीक है, तो मैं बस कुछ करूंगा नहीं, मैं बस तुमको बताऊंगा कि Sn-1 कॉमा Sn-1 रेडियस an, तो लोग समझ गए कि टू लाई इनसाइड, दे विल से कि सर ये टोटल डिस्टेंस को r से लेस करा दीजिए। सही कहा कि नहीं कहा मैंने, जल्दी से हाँ बोल दो। और इस डिस्टेंस में कोई दम नहीं है, √2 टाइम्स Sn-1 है ना, प्लस रेडियस। अब तो कर ही लोगे ना कि सर 42 जैसा ही 43 है, नहीं। फाइव सेकेंड्स क्विकली। तो लगा ना कि इतने लल्लू क्वेश्चन कैसे आ गया, जबकि हम तो हाई फाई टेंजेंट नॉर्मल और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। ये तो सेंटर और रेडियस का सवाल आ गया, नहीं। आईआईटी भी तुम लोग की भावनाओं से खेलते हैं बस, और कुछ नहीं करते। ठीक है ना, पेशेंस चेक करते हैं, पेशेंस। ठीक है, फोर्टी किसी ने पूछा है ना। तो बस हिंट देता हूं, बाकी मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओके। O मतलब ओरिजिन, PQ इज कॉल्ड 40, ये सर्किल है, सेंटर ओरिजिन। PQ chord of the circle and the equation of line through P and Q is, okay, ये PQ है, 2x plus 4y is 5। फिर क्या बोलता है, O ओरिजिन है, सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ OPQ, OPQ। तो सर्कम सर्किल, तुमने नोटिस किया कि सर ट्रायंगल जो है वो क्या कहते हैं, आइसोसेल्स है। तो सर्कम सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ना। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, मान लो ये रहा सर्कम सेंटर। मान लो कि सर ये तीनों लेंथ इक्वल हो गई, कुछ समझ पा रहे हो ना। ये सर्कम सेंटर है ऑफ न्यू सर्कल। न्यू सर्कल का तात्पर्य समझ रहे हो। अरे यार थोड़ा, कोई नहीं, फीलिंग आ रही है ना कि हाँ सर लग रहा है OPQ का सर्कम सर्कल। ठीक है, बस तो इज द सर्कम सेंटर। तो डोंट यू थिंक कि सर हो गया खत्म सवाल। ठीक है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, और इमेजिन कर लोगे। अब तो ये सेंटर दिखा दिया मैंने, और इस सेंटर के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। इट लाइज ऑन x + 2y, तो ये तो पैरेलल लाइन हुई ना। x + 2y
इज व्हाट 4। तो मुझको लगता है तुम्हारा रेडियस तो निकल भी गया। ना ना ना, ज्यादा हाई फाई मत करो यार, ज्यादा टफ सॉल्यूशंस देने की आदत मत बनाओ। मुझे लगता है रेडियस आ गया कि सर सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, आपको रेडियस मिल गया, है ना। अब तुमको फाइंड क्या करना था, तुमको आर चाहिए ना, मतलब आर तो ये है कि सर ये निकालना है मुझे, तो ये है ना। तो तुम लोग 10th क्लास ठीक से पढ़ना चाहिए ना कि सर 10th क्लास ज्योमेट्री की मदद लेते हैं। ये यही तो है आर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। दिस इज योर आर, राइट। तो मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ये आ चुका है यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो क्यों ना मैं ये डिस्टेंस आ गया, मानते ये डिस्टेंस भी मुझको पता है। आराम से सोचना क्यों पता है, कैसे पता है ना। पढ़ा होगा तुमने स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है। अगर तुमको ये डिस्टेंस पता है एंड यू ऑल्सो नो दिस डिस्टेंस, ये मानते यही तो सरकम सर्किल का रेडियस है ना। एक सेकंड मुझसे गलती हुई है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने एक मामूली गलती की है, मामूली नहीं बड़ी गलती की है। मैंने ये 3 लेंथ को बराबर बोला था, ये तीनों बराबर थोड़ी हैं, ये तीनों रेडियस थोड़ी होंगे। ये है रेडियस सर, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, किसका, सरकम सर्कल का। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो फील करके, तो फिलहाल मैंने इस बात का कहीं यूज किया भी नहीं, चिंता मत करो। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल टू दिस लेंथ, एग्री। कुछ लोग मेरी बात समझ पा रहे हो ना कि सर ये तो आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से आपको सरकम सर्कल का रेडियस मिल गया, इसका रेडियस आ गया। अब मुझे लगता है कि ये रेडियस मालूम है, मुझे लगता है कि ये डिस्टेंस मालूम है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेके, है ना, कि सर मैं आपको राइट ट्रायंगल से ये थीटा की इंफॉर्मेशन दे दूंगा। नाउ इफ यू नो दिस थीटा एंगल, है ना, तो यू आर इंटरेस्टेड इन रेडियस आर ऑफ दिस सर्कल, तो इसका रेडियस तो ये है कि सर ये है आर। तो आर निकालने के लिए आर आर ये लेंथ आ गई, है ना, ये थीटा, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये 90, है ना। अरे कोसाइन लॉ लगा दे यार, कहना सर देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, कोसाइन लॉ, यूज कोसाइन लॉ, एसओटी पढ़ी है ना, बस बस बेस्ट कोसाइन लॉ। आई नो दिस लेंथ, आई नो दिस लेंथ, आई नो थीटा, आई विल यूज कोसाइन लॉ, है ना। वो एकदम से थोड़ा ज्यादा ज्योमेट्री है ना, सोचने लग जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट। इजी नहीं कि सर कोसाइन लॉ भी तो ज्योमेट्री का ही तो रिजल्ट है, ठीक है। और थीटा मैंने तुमको बता ही दिया था विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है ना। थीटा मुझे मालूम है, कॉस थीटा आई नो। पैराग्राफ डिस्कस करने हैं, राइट, क्विकली। एनी डाउट इन स्ट्रेट लाइंस पैराग्राफ? पापा जो कह रहे हैं ना कि पहले आईआईटी छोड़कर 11th कर लो, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि आईआईटी को परमानेंट छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि होनी आईआईटी तो 11th-12th के साथ होनी है, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल नहीं। तो थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा को ऐसा क्यों कहना पड़ा, है ना, उसका रीजन भी तो तुम ही होगे। 10th का पार्ट सी, ओके।
पार्ट सी मतलब पार्ट 3। अरे ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने तुम लोगों को देखने को कहा था। कुछ लोग को याद आया कि सर ये इंपॉर्टेंट आइडिया प्रॉब्लम यू हैव शेयर्ड, है ना, टू वॉच द वीडियो, रिमेंबर? अरे हाँ बोलो यार, कुछ लोग तो बोलो कि हाँ 10th क्वेश्चन याद है हमको, ठीक है ना। तो ये वही प्रॉब्लम तो है। 2 पॉइंट्स यू आर गिवन, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी ठीक है। और पी वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस पर तुमको पी लेना है, और जो दो कोऑर्डिनेट है 6,30 एंड 24,6, 6,30 दे बोथ लाई ऑन सेम साइड। ना ना, टेंजेंट की बात कहां से आ गई? 24,6, अच्छा हाँ टेंजेंट का आइडिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो जतिन, सर्किल टचिंग, है ना। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एंगल एपीबी इज मैक्सिमम, है ना। तो कुछ लोगों को याद आ गया कि सर आप तो बगैर डिफरेंशिएट किए आप डायरेक्ट बोल दोगे कि एक सर्किल बनाओ टचिंग द लाइन, और उस पर भी दो सर्कल्स आएंगे। तो देखो उसने क्वेश्चन में पूछा है ना, एक तुमको पोजीशन, इस पोजीशन के बिलो पूछा है। मैंने बहुत, मेरे ख्याल से वीडियो में बहुत ज्यादा क्लियरली बहुत अच्छा समझाया है जितना मुझे पता है ना, कि इस पोजीशन से तुम मूव करोगे, इस पोजीशन पर 0 एंगल बन रहा है ए बी, और फिर तुम जैसे से मूव करोगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, ए बी का एंगल बिगर हो रहा है, लेकिन वो इंफिनिटी तक बढ़ता थोड़ी रहेगा। तो किसी एक पोजीशन तक एंगल मैक्स आएगा, और फिर आफ्टर दैट पोजीशन एंगल घटने लग जाएगा। तो मैंने प्रूफ दे रखा है कि सर इस पॉइंट के अबव पोजीशन लीजिए, बिलो पोजीशन लीजिए, और दोनों पर एंगल लेस आ जाता है मामूली सी ज्योमेट्री की मदद से। आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, है ना। तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि हियर यू विल गेट मैक्स। इसी तरह से यू विल गेट अनदर पोजीशन बाय मूविंग अप, ए के ऊपर, है ना। दो सर्किल बनेंगे ना, एक सर्किल कुछ इधर भी टच करेगा। कुछ लोग समझ गए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई लोगों को कि सर प्रॉब्लम में दो आंसर तुमसे निकलवाए गए हैं, एक 38 से मोर और एक 38 से लेस। तो 38 ही आता है जितना मुझे ध्यान है ना, कि सर ये 38 आता है। तो एक आंसर तो आपको ये निकालना है और एक आंसर ये निकालना है। और जिसमें जो थोड़े से जिनकी मैथ्स अच्छी है कि सर अब तो ज्योमेट्री स्ट्रांग हो गई, अब तो 9-10 का आपने फिल कर दिया, है ना, कि सर वो 9-10 में कैलकुलस पढ़ने की वजह से जो चूक गए थे वो अब फिर से ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से लोग कहेंगे सर एक लाइन में खत्म कीजिए, पावर का कंसेप्ट लगा दीजिए, है ना, कि दिस स्क्वायर सर्कल, इस पॉइंट की पावर लगाइए, है ना। तो पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी, तो यू विल डायरेक्टली गेट दिस लेंथ। कुछ समझ में आया ना कि दिस इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेना है, आई डोंट नो द वैल्यू, ये तुमको खुद को निकालनी है कि व्हाट इज दिस लेंथ एंड व्हाट इज दिस लेंथ, डिस्टेंस निकाल लेना। तो तुमको ये मिल गया, तो x मिलने से 38 प्लस वो पोजीशन मिल गई। और तुमको लगता नहीं सर ये भी हो गया ना, ये भी तो वही सेम है, सेम एक्स स्क्वायर पीए इंटू पीबी। तो x की वैल्यू तो दोनों के सेम आएगी ना, चाहे आप ऊपर लो चाहे आप नीचे लो। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। आई हैव यूटिलाइज्ड पावर ऑफ पॉइंट कंसेप्ट। अब वो जो भी आता है वो कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, मैं नहीं करूंगा। एनी अदर अप टू 1/4 क्विकली, एक मिनट। कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका है, ठीक है ना।
तुमको एनसीईआरटी के लेवल का पढ़ाना था मुझे कॉम्प्लेक्स अभी। 12th का बी क्या करेगा जान के यार, ये तीनों पार्ट एक साथ हो रहे थे। तो कुछ लोग जानते हैं कि सर इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। नहीं, कई लोगों को फील है कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में बहुत किए थे। लाइन थ्रू ओरिजिन मीट टू स्ट्रेट लाइंस L1 L2, कुछ भी डायग्राम बना लो। कई लोग जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। पॉइंट मुझे तो फीलिंग आ चुकी है कि मीट पैरामेट्रिक फॉर्म का थॉट तो सबको क्लियर है कि सर ये तो डिस्टेंसेस की बात हो रही है, ओ से डिस्टेंस पॉइंट का, तो 100% पैरामेट्रिक फॉर्म क्लिक करेगा। तो मैं कोई एक थर्ड पार्ट बता रहा हूं, वैसे तो मुझे बताना एक भी पार्ट नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो ए एंड बी, ए बी और पी तुमको जहां दिखाना हो ले लो। तो ओपी इज R1, दिस इज R1, दिस इज R2। तो समझदार लोग कहेंगे कि सर पुट कर दीजिए 1 by 1। तो R1 साइन, R1 कॉस 10। तो आई थिंक 1/R1, 1/R1 कितना आ गया यार, R1 साइन R1 कॉस इज 10। तो 1/R1 इज, पता नहीं यार, कैलकुलेशन करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। साइन माइनस कॉस R1, 1/R1 अपॉन 10। सही करा है मैंने, है ना, मुझे लग रहा है। आई डोंट नो मैंने सही करा है कि नहीं करा है। ये 1/R1 की वैल्यू मैंने सही लिखी है क्या? कोई एक बच्चा जल्दी से मुझे कंफर्म करे कि मैंने 1/R1 सही लिखा है या नहीं। नहीं बताओगे तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक। वैसे मेरा कैलकुलेशन करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। प्लस 1/R2 है ना, सही करा, वेरी गुड। तो 1/R², है ना, 1/R²। तो अपॉन R² आई क्रॉस मल्टीप्लाई, R साइन R कॉस, R साइन R कॉस, है ना। मेरे ख्याल से अब तो मैंने ये भी सही किया होगा। अब जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टैंड कि सर लोकस था ना, तो लोकस को तो HK कहते हैं। तो दिस इज R कॉस R साइन, तो ये तो खत्म हो गया सर, ये तो K माइनस H। कहा था मैंने बहुत लल्लू क्वेश्चन है। इजी है ना। एनी अदर क्विकली डिस्कशन ओवर, थे ना बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चंस, मतलब 9th-10th की ज्योमेट्री की समझ वाले बच्चे भी समझ सकते थे। 14 का बी मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ना ना, बिल्कुल लो लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं बताए जाएंगे। गलत बोल दिया ना कि सर ज्यादा टफ आप सवाल नहीं बताते हो, ठीक है ना। हाँ, तो वो 14 ज्यादा टफ है एक्चुअली। ओके, डिस्कशन ओवर, फाइन। पैराग्राफ ओवर, नॉट बुक ओवर, ओके। अभी तो सिर्फ सब्जेक्टिव, पैरा एंड आई थिंक सिंगल चॉइस ऑल्सो वी हैव डन, है ना। पूरे नहीं लेकिन काफी किए थे, है ना। लास्ट क्लास में कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस बताई थी मैंने, है ना,
तो बहुत फटाफट मैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि वो क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, लेकिन फास्ट रिपीट होगा, ठीक। तो एनसीआर इज व्हाट? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ सिलेक्शन, है ना, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर आउट ऑफ एन, फाइन। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो तुमको ध्यान है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि यू डू अरेंजमेंट प्रॉब्लम, कि चलो अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं। n person in r seats, arrange where seats are less, ठीक है। अरेंज n person in r seats, तो यू अंडरस्टैंड कि सर वो तो डायरेक्ट एनपीआर की डेफिनेशन से वी कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज एनपीआर, एग्री? रुद्र पैरा 11, तुमको अगर डाउट है तो क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना, ठीक है ना। इतनी देर से कॉल कर रहा था तो क्लास में लेट, वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि डिस्कशन ओवर हो चुका है, ठीक, फिर भी एक लास्ट चांस दे दिया तुमको। आंसर टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज एनपीआर। अब सेम प्रॉब्लम को आई अप्रोच्ड इन अ डिफरेंट वे, है ना। ये तो तुम जानते हो कि सर तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से डायरेक्ट आंसर आ गया, एंड आंसर कम्स एनपीआर। अब इसी सवाल को हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आर सीट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाई आर पर्सन, यू फर्स्ट टेल द पर्सन्स हु विल सिट इन दीज सीट्स, ओके। तो यू विल आंसर कि सर आई गिव यू they are persons who occupy these are chairs। तो तुमको पता है कि सर अगर ये आर पर्सन है तो इन हाउ मेनी वेज दे विल अरेंज, आंसर आर फैक्टोरियल, सही, ठीक। अब इसी तरह से अगर कोई दूसरा सेट, these are person get arranged in these many ways, है ना। अगर they are the r persons who are supposed, who will occupy places, तो what is answer to arrangement of these? तो आंसर इज अगेन आर फैक्टोरियल। तो समझ पा रहे हो ना कि सर इस तरह से जितने भी आप मुझे सेट्स देते जाओगे पर्सन के, सबका अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल। एंड ये जो अरेंजमेंट हर एक केस में आ रहे हैं उनमें आपस में कोई भी केस कॉमन नहीं है ना। तुम मुझे ये नहीं बता पाओगे कि सर इस केस का एक अरेंजमेंट इस केस के एक अरेंजमेंट से मैच कर रहा है, इम्पॉसिबल। अरे जब पर्सन ही डिफरेंट है तो अरेंजमेंट कैसे सेम हो सकता है, ठीक, बात समझ आई। तो अब मुझे बताओ, मैं एक एक करके कर रहा हूं। दीज मैनी पर्सन आर फैक्टोरियल, इफ दे आर द पर्सन आर फैक्टोरियल, और है ना, आइदर दीज पर्सन ऑक्यूपाई सीट और दीज पर्सन ऑक्यूपाई सीट, और तो कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी टाइम्स आई गेट आर फैक्टोरियल। जितने नंबर ऑफ आर पर्सन का आप मुझे सेट बताओगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेट ऑफ आर पर्सन, ठीक। और मानते हो यही वो क्वांटिटी है जिसको आपने एनसीआर कहा था। बुद्धि लगाओ कि सर इसी को तो इन लैंग्वेज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसे ही तो एनसीआर कहा जाता है कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ग्रुप ऑफ आर पर्सन, सिलेक्शन ऑफ आर पर्सन। तो आउट ऑफ एन पर्सन सिलेक्शन ऑफ आर पर्सन इज एनसीआर वेज। तो ये जो तुम नंबर ऑफ केसेस बना रहे हो, दे आर एक्चुअली एनसीआर इन नंबर।
तो यू अंडरस्टैंड कि सर दिस आर फैक्टोरियल इज गोइंग टू अपीयर NCR टाइम्स, कुछ गया दिमाग में, तो योर आंसर इज NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो नाउ I got the formula for NCR also, है ना कि सर NPR तो हम पहले ही निकाल चुके थे। रिमेंबर, रट लो। तो आगे तुम मुझको कभी कहोगे ना कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड टीचर इज गोइंग टू सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट क्लास इन सम टूर्नामेंट, ओके, तो इन हाउ मैनी वेज ही कैन डू दैट टू सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स, कितने वेज में टीचर कैन सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ 5। तो अब तुम फट से आंसर दोगे कि सर ये तो मैं डिराइव कर चुका हूं, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि आउट ऑफ 30 टू सेलेक्ट 5, आंसर इज 30C5, और मैं आपको इसकी वैल्यू 30 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो मैं वैल्यू निकालूंगा नहीं, बस तुमको लिख के दिखा छोड़ देता हूं। तुमको फैक्टोरियल की डेफिनेशन तो आती ही है, 30, 29, 28, 27, 26 से लेकर पूरा 1 तक। तो मानते हो 25 to 1 को तो मैं 25 फैक्टोरियल बोल सकता हूं, तो तुम समझ गए ना सर 25 फैक्टोरियल गॉट कैंसल्ड अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी वैल्यू निकाल के नहीं दूंगा, मैं बस तुमको बता दिया ओवर 5 फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक। 5 seconds क्विकली। और जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टैंड कि सर स्टूडेंट 1 इज सेलेक्टेड, 3 इज सेलेक्टेड, 5 इज सेलेक्टेड, 6 इज सेलेक्टेड एंड 7 इज सेलेक्टेड, है ना। तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज इममटेरियल इफ यू से लाइक दिस एंड दिस, तो जिन लोगों को सिलेक्शन का आइडिया है दे अंडरस्टैंड कि सर ये दोनों बातें सेम है, ये भी सिलेक्शन ऑफ सेम 5 स्टूडेंट, तो ये दोनों जो सिलेक्शंस हैं दे आर एक्चुअली 1 सिलेक्शन ओनली, है ना। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट होता है कि इन विच ऑर्डर यू आर राइटिंग स्टूडेंट्स, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, गॉट इट। 5 seconds क्विकली। तो आई नाउ होप कि तुमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन इज क्लियर, ठीक है ना। कि एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, ठीक है। एनपीआर इज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। अभी इन्हीं 5 स्टूडेंट को अगर तुमसे सीट में अरेंज करने को कहा जाता तो आंसर 30C5 थोड़ी होता। सोचो कि सर यही सवाल है ना, एक क्वेश्चन है सेलेक्ट 5 स्टूडेंट, है ना, और एक क्वेश्चन है अरेंज 5 स्टूडेंट इन अरेंज 30 स्टूडेंट्स इन 5 सीट्स।
इन 5 चेयर्स, ऑब्वियसली 1 चेयर है ना इज ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट ओनली। तो ये दोनों बातें अलग हैं, है ना। हमको एक प्रॉब्लम में सिर्फ सेलेक्ट करना था और एक प्रॉब्लम में हमको अरेंज करना है। तो नाउ योर आंसर इज 30p5, सही है ना। जिसको कि तुम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल से सीख करके बैठे हो 30 कि सर यहां पर चेयर्स लिमिटेड है ना, 30, 29, 28, 27, 26 इज माई आंसर। और कुछ लोग चाहे तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर अरेंजमेंट मैं तो फॉर्मूला रट के बैठा हूं, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एनपीआर आई कैन आंसर यू 30 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल, ठीक। और अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक ऑल्टरनेट वे में करके देता हूं कि सर डायरेक्टली एनपीआर मत लिखिए, व्हाई डोंट वी डू लाइक दिस कि फर्स्ट यू सेलेक्ट स्टूडेंट एंड देन मेक देम सिट। कोशिश करो समझने की मैं क्या कह रहा हूं। आपको 5 चेयर में बिठाना है 30 स्टूडेंट को, तो केवल 5 ही बैठ पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार पहले तुम 5 स्टूडेंट लेके आओ कि हु आर द स्टूडेंट्स हु विल ऑक्यूपाई सीट। तो इन दीज मैनी वेज यू कैन डिसाइड, ये वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें कि तुम 5 स्टूडेंट डिसाइड करोगे कि विच 5 स्टूडेंट ऑक्यूपाई सीट। एंड यू अंडरस्टैंड कि सर कोई भी सेट 5 का अरेंज होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक। तो एवरी सेट ऑफ 5 विल अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो सेम प्रॉब्लम आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो कि पहले सेलेक्ट कर लिया फिर अरेंज कर लिया। बुद्धि लगाओ, इजी। 5 seconds क्विकली। चुप रहना सीखो, चुप चुप होकर के बैठो, ठीक है ना। नो नीड टू रेज एनी क्वेश्चंस, है ना। जो बताया जाता जाएगा ना उसको समझते जाओ, ठीक। जब बातें बता दी जाएंगी ना उसके बाद ऑटोमेटिकली जो मन में सवाल आ रहे हैं ना उनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू एनसीआर लिख रहा हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड पास्कल्स मिरर फॉर्मूला। हालांकि नेम जानने की क्या जरूरत है ना, कि सर बस फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज सफिशिएंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला is Pascal's triangle formula. अभी एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, बट पहले रटो भाई, इसे रटना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो एक तरीका तो फॉर्मूले का है कि सर एक तो मैं आपको फॉर्मूले से प्रूफ दे सकता हूं कि देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अभी भी फॉर्मूला सीखा है ना कि सर n फैक्टोरियल अपॉन
इस क्वांटिटी का फैक्टोरियल। अरे इसको आर की तरह ट्रीट करो ना, अभी भी फॉर्मूला सिखाया है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n माइनस दिस क्वांटिटी, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यू कैन नाउ सी कि सर ये तो फॉर्मूला मैच कर गया। मुझे लगता है ये फॉर्मूला एनसीआर के फॉर्मूले से मैच कर गया। ठीक, अब इसी को परमुटेशन की भाषा में भी समझाया जा सकता है। ठीक है कि सर सेम फॉर्मूले को व्हाई डोंट वी एक्सप्लेन यूजिंग पीएमसी, कि आई एम सपोज्ड टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स out of n distinct objects, है ना। तो लेट्स ऑब्टेन आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर देखिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, तो अगर आप आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट r सेलेक्ट करते हो, r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड, तो डोंट यू थिंक कि अगर मैं आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट r ऑब्जेक्ट सेपरेट कर लेता हूं, तो तुमको लगता नहीं सर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट पर भी तो ध्यान दीजिए कि इफ यू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आर n माइनस आर। बुद्धि पर जोर दो, कोशिश करो समझने की मैंने क्या कहा। तो सर हमने तो इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, लेकिन ये भी तो एक ग्रुप सेलेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली n माइनस आर ऑल्सो गेट सेलेक्टेड, या यू कहो रिजेक्टेड, कि सर ये जो रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट है ये भी तो एक ग्रुप ऑफ n माइनस आर फॉर्म हो गया। तो ऑटोमेटिकली दो ग्रुप बन गए, एक आर का और एक n माइनस आर का। तो क्या मैं बोलूं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर इज सेम एज नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट n माइनस आर, या रिजेक्ट बोल दो कि सर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर बराबर नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट n माइनस आर, है ना। तो मेरे ख्याल से लॉजिकली तुम समझ गए कि वाई एनसीआर is same as NCn minus R, because if I select R तो remaining n minus R automatically get selected, automatically। 5 seconds quickly। तो now in future I will be applying as formula, okay। now let's see the explanation of this one also। तो देखो अब मैं फॉर्मूले से तो करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, फॉर्मूले से तो नहीं करके दिखाऊंगा कि सर इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, इसका खोल दीजिए और मैनिपुलेशन करके शो कर दो कि देखो रिजल्ट इसके रिजल्ट से मैच कर रहा है। ये काम तो तुम भी कर सकते हो, है ना, कि सर कैलकुलेशन वाला काम आप हमारे लिए छोड़ दो कि यूजिंग फॉर्मूला वी प्रूव्ड कि ये रिजल्ट होल्ड करता है ना। तो लेट मी टेल यू द लैंग्वेज ऑफ पीएमसी, ओके। मैं तुमको परमुटेशन से एक्सप्लेन करता हूं रिजल्ट। तो एक काम करते हैं, फिर से वही सेम सवाल करते हैं। चलो अब की बार पर्सन बोल देता हूं, सेलेक्ट आर पर्सन out of n given person। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक। प्रॉब्लम तुम लोग समझ गए कि आई एम सपोज्ड टू सेलेक्ट आर पर्सन्स आउट ऑफ n। फाइन, ऑब्वियसली r इज लेस या इक्वल,
तो तुम बहुत लाइटली मुझे आंसर कर दोगे कि सर एनसीआर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। योर आंसर टू प्रॉब्लम इज एनसीआर। अब इसी क्वेश्चन को मैंने ऑल्टरनेटली ट्राई किया, ठीक। तो चलो पर्सन के नाम बता देता हूं तुमको, ठीक है। जो पर्सन्स हैं आर नेम्ड P1, P2, P3, Pn। अब बात को केयरफुली सुनना। मानते हो ये जो तुमने R पर्सन सेलेक्ट किए, हाँ, अब मैं तुम लोग को पहले इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई स्टेटमेंट, ओके। अब जो भी बात मैं बोलूंगा एक बार में समझ जाना, ना समझ में आए तो तुम रिकॉर्डिंग देखते रहना कि सर वही ऑनलाइन स्टूडेंट है ना। दो तरह के ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं, अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल। तो जो सक्सेसफुल है ही बिहेव्स एग्जैक्टली सेम वे एज ऑफलाइन, ठीक। जब रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है जिन बच्चों को, जो क्लास में नोट्स बनाते हैं उनको नोट्स खुद को घर पे रिवाइज करके ही दोबारा चीजों को क्लियर करना होता है कि सर कुछ चीजें क्लास में नहीं समझ में आई थी, लेकिन मुझे टीचर का एक्सेस दोबारा नहीं है कि वो टीचर मुझे फिर से पूरा वही पढ़ाए। तो वो बच्चा अपने नोट से क्लियर करता है, नोट से, है ना, कि जो बातें क्लास में नहीं समझ में आती है, ठीक है। और वही एक बच्चा होता है ऑनलाइन का, जो कोई बात क्लास की क्लियर नहीं होती है तो वो नोट्स से क्लियर करने की बजाय दोबारा रिकॉर्डिंग देखता है। तो ऐसे स्टूडेंट के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है, कि ये तो गया, इसके तो बस में कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो भी चीज मिस हो जाए, इसका तात्पर्य तुम लोग समझ गए, दोज हु वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन एग्जाम, है ना। तो जो भी बात मैं कहूंगा अगर नहीं समझ में आई तो उनको अपनी नोट से ही समझने की कोशिश करनी है ना। और जो रिकॉर्डिंग की मदद बार बार लेंगे वो समझ जाएं अपना पेट, वो भविष्य अपना पहले ही समझ जाएं कि क्या भविष्य है ना। ओके, तो लेट्स नाउ कॉन्सेंट्रेट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो R पर्सन का सिलेक्शन तुमने किया, ठीक, P1 person is present in the selection. In the selection. P1 is not present. ठीक, क्या तुमको लगता है कि सर ये जो दो बातें आपने लिखी हैं, या तो दैट सिलेक्शन कंटेन P1 और डू नॉट कंटेन P1, इसके बियॉन्ड नथिंग इज लेफ्ट। या तो सिलेक्शन में P1 विल बी देयर या P1 इज नॉट देयर। सोचो, दैट सिलेक्शन ऑफ R will consist of P1, will not contain P1, है ना। तो तुम लोग समझ गए ना कि सर नंबर ऑफ वेज P1 is there, number of ways P1 is not there, as you said, or P1 is there, और तुम तो जानते हो मैं जैसे ही और बोलता हूं, है ना, अब तो तुम लोग मुझे पकड़ने लग गए हो ना कि सर और एंड, है ना, में डिफरेंस हमें अच्छी तरह पता है। P1 is there और P1 is not there. I think this should be total number of ways to select R person. Think. है ना। तो कुछ लोगों को मेरी बात समझ आई कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस, number of ways, this should be same as NCR, है ना। अब चलो let us find
नंबर ऑफ वेज P1 इज देयर इन द सिलेक्शन, इसका आंसर लिखते हैं, है ना। P1 इज देयर। अब तुम सोच सकते हो कि सर आप तो अभी जितने क्वेश्चन कराते आए हो, आप हमेशा से ये करते आए हो कि यार जो कंडीशन है चलो उसको पहले सेटिस्फाई कर देते हैं। इफ यू आर सेइंग कि P1 इज देयर, तो व्हाई नॉट वी फर्स्ट टेक केयर ऑफ P1, कि चलो P1 को ले लेते हैं भाई। तो बताओ P1 को कितने तरीके से तुम लोगे इन दैट ग्रुप, कितने तरीके होंगे P1 को सेलेक्ट करने के? हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट P1? बताओ तो, आंसर करो, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट P1, सेलेक्ट P1 वन वे। क्या सर P1 को ले लो, एक ही तो आदमी है P1 नाम का, उसको पिक कर लो, ठीक, इन वन वे। नाउ एंड मानते हो आई एम सपोज टू सेलेक्ट आर पर्सन, अभी तो तुमने एक आदमी लिया है, ओनली वन पर्सन यू हैव सेलेक्टेड राइट नाउ, है ना। एंड सेलेक्ट रिमेनिंग पर्सन, तो हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट रिमेनिंग पर्सन? तो आई गेस आई एम लेफ्ट विथ n-1 total person and supposed to select r-1 more person. समझ गए? तो I selected P1, number of ways to select P1, number of ways to select remaining r-1. कुछ समझ में आया? तो आई थिंक दिस इज द नंबर ऑफ वेज वेयर P1 इज देयर इन द सिलेक्शन, और इफ P1 इज नॉट देयर, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया कि सर P1 इज नॉट देयर, तो आप ये n पर्सन को लेके क्यों खड़े हो? आप एक काम करो, P1 को पहले ही निकाल दो रूम से, कहना कि तुम रूम से बाहर जाओ यार, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, जितने लोग बचे हैं ना उनमें से R सेलेक्ट कर लेते हैं, n-1 CR सेलेक्ट तो R करने हैं ना। तो मेरे ख्याल से तुम लॉजिकली फील कर गए कि सर सेम प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटली आई डू एंड आई गेट द आंसर। लेकिन क्योंकि सवाल तो एक ही था ना, तो दिस will equal this, ठीक है, इजी। तो जितना रटने को कहूंगा बस उतना ही रटना है ना, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने कि सर आप जो फॉर्मूले नहीं भी कहते हो ना याद करने को, हम तो वो भी रट लेते। 5 सेकेंड्स, डन। हाँ, कुछ फॉर्मूले और भी मैं बताना चाहता हूं याद रखने के लिए, लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा तुमको रेजिस्टेंस आएगा समझने में, ठीक है, क्योंकि सर अभी तो हमने एनसीआर के जस्ट फॉर्मूले को समझा है, ठीक। लेकिन मैं फॉर्मूले तुमको अभी लिख देता हूं, क्योंकि एक ही प्लेस पर मैं वो फॉर्मूले कलेक्ट करना चाहता हूं जो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम आगे याद रखो, है ना। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, इसे भी रटो। एंड वन मोर फॉर्मूला आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, ये हटा दू ना कि सर वो लाइन, तो
आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज फॉर्मूले ऑल्सो। हालांकि अभी इन फॉर्मूलों को तुमको इतना इस्तेमाल नहीं मिलेगा ये दो का, लेकिन जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तब तुमको काफी यूज आएंगे। तो वो मैंने अभी से टेक केयर कर लिया है ना। अभी तो तुम फॉर्मूले की मदद से भी प्रूव कर सकते हो कि सर इस फॉर्मूले को फॉर्मूले की मदद से प्रूव कर दूं क्या। लेफ्ट साइड को खोल देते हैं, राइट साइड को खोल देते हैं और दिखा देते हैं कि सेम है। ठीक है, तो बस ये 4 फॉर्मूले तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यू विल नाउ रिमेंबर। ठीक, चलो एक अच्छा सवाल पूछता हूं, उसके बाद आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। ओके, और एक ही बार समझाऊंगा। ठीक, तो बिफोर दैट थोड़ा सा वार्म अप टाइप कि सर हम एनसीआर एनपीआर से थोड़े फैमिलियर होने लग गए हैं, है ना। और अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, डोंट वरी। चलो, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, प्रूव दैट। ओके, प्रूफ करो। अरे सारे फॉर्मूले का नाम थोड़ी होता है, जितना बताया जाए बस उतना समझने की कोशिश करो, है ना। अननेसेसरी अपनी तरफ से सवाल मत रेस करो, वरना पीएनसी वैसे ही बहुत सेंसिटिव एरिया है और बहुत इजी है। मजे की बात यह है कि पीएनसी से आसान चैप्टर तुमको मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन बस सेंसिटिव है। जरा सा केयर हटा, लूज हुआ, कंसंट्रेशन लूज हुआ, गड़बड़ है ना। तो स्टे क्वाइट, है ना, क्लास में चुप रहो। अरे फॉर्मूला प्रूफ नहीं चाहिए मुझे, है ना। फॉर्मूले से तो मैं भी प्रूफ कर दूंगा, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है कि सर इसका फॉर्मूला करके हम दिखा देंगे मैच कर गया। आई वॉन्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सप्लेनेशन यूजिंग पीएनसी एक्सप्लेन। सोचो सोचो, हाँ दिमाग लगाओ साक्षी। जब आंसर मिल जाए तब बताना मुझे कि सर आई डिड दिस इन ऑर्डर टू प्रूव द फॉर्मूला, प्रूव दिस। बिल्कुल सही दीर्ष्या, गुड। समर्थ, अब जो तुमने कहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी तो लिखो, जो तुम कह रहे हो कि आई डू लाइक दिस। तो उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए। तो लोगों ने एटलीस्ट आइडिया तो पकड़ लिया है, लेकिन अब उस आइडिया से ये रिजल्ट भी तो लाके दिखाओ कि हाउ डू वी गेट दिस रिजल्ट। बिल्कुल सही समर्थ। चलो, मुझे लग रहा है कई लोगों ने बात को पकड़ लिया है ना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, नीलेश, है ना। ओके, लेट्स सी नाउ।
आई डोंट वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, क्योंकि यार तुमको परमुटेशन भी तो सिखाया है मैंने। तो प्रॉब्लम एकदम साफ कि सर लेट्स अरेंज n पर्सन, अरेंज n पर्सन इन आर सीट्स, है ना। इस प्रॉब्लम का आंसर लाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का आंसर एनपीआर, समझ गए, एनपीआर। अब फिर तुम फिर वही कहोगे कि सर P1 इज आइदर इन एनी अरेंजमेंट, किसी भी अरेंजमेंट की आप बात करो, P1 इज देयर और P1 इज नॉट देयर। P1 is present in the arrangement, P1 is not present in the arrangement, तो sum is total way, है ना। Now P1 is there, चलो P1 is there का आंसर लाते हैं। तो तुम तो जानते हो कि सर आप पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हो कि जब P1 को बैठना ही है तो सबसे पहले P1 को ही बिठा दो ना यार। सोचो कि ये R सीट्स हैं, थिंक, तो आई एम गोइंग टू अरेंज P1 फर्स्ट। तो यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, मेक P1 ऑक्यूपाई सीट इन हाउ मेनी वेज, बताओ P1 को कितने वेज में बिठा सकते हो। तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। ठीक है कार्तिकेय, तनिष, ठीक है ना, प्रखर, सोनिश, प्रगति, दीर्ष्या, शिव, गोविंद, चंद, नहीं शिव आई थिंक आई कॉल्ड ना, सारंग, साहिल, देव, मनीष, क्या नाम था, अक्षत, दूरवा, मनीष, आयुष, शिवम, समर्थ। थोड़ा धीरे लिखो यार, इतना फास्ट लिख रहे हो। नवीन, संजय। ओके, लेट्स सी नाउ। आई थिंक आर वेज, अरे किसी भी चेयर में बिठा दो भाई कि सर P1 यहां बैठ गया। तो इस तरह से आई थिंक यू हैव आर चॉइसेस फॉर P1 टू ऑक्यूपाई सीट। अरे अकेले P1 को बिठा रहे हो भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग। एंड तुम लोगों को तो पता है सर एंड बात हो रही है, ठीक है राजकुमार, यस, ओके। एंड अभी तो तुमने P1 को अरेंज किया। दिस इज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज P1, समझ गए ना, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज P1। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज रिमेनिंग पर्सन। एक सीट ऑक्यूपाई हो गई, वी आर लेफ्ट विद R-1 सीट, वी आर लेफ्ट विद N-1 पर्सन। तो अब तुम समझदार लोग समझते हो कि सर अरेंजिंग N-1 पर्सन इन R-1 सीट्स, आंसर इज इक्वल टू दिस। सही है ना कि दिस इज अरेंजिंग रिमेनिंग पर्सन इन रिमेनिंग सीट्स। तुम समझ गए। और P1 इज नॉट देयर, ये तो कुछ ज्यादा इजी है कि सर P1 है ही नहीं, तो आप तो टोटल पर्सन में पहले P1 को रिमूव कर दो एंड अरेंज N-1 पर्सन इन R सीट्स। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है, वेरी इजी, है ना। लग रहा है ना परमुटेशन आसान है, नहीं? अभी आगे जाकर के और ज्यादा लगने लगेगा। फाइव सेकेंड्स क्विकली। ठीक है,
तो एक ट्राई करता हूं मैं, ट्राई क्या दोबारा तो बताऊंगा ही नहीं वैसे भी, आर एन सी आर एन एन -1 सी आर -1, ठीक है ना। लेट्स ऑब्टेन दिस फॉर्मूला यूजिंग पी एंड सी, है ना। तो परमुटेशन की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। तो सेम सर, लेट्स सेलेक्ट आर पर्सन आउट ऑफ एन, आउट ऑफ कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी फील आएगी ना, लेकिन फिर भी तुम तो कोशिश करो, है ना, तुमको समझ में आ जाएगा, आई नो। आउट ऑफ एन पर्सन, तो तुम बहुत आसानी से आंसर कर दोगे कि सर एनसीआर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आंसर इज एनसीआर, ठीक। हाँ भाई भौमिक, तुम्हारी तरफ से ही लैग हो रहा है, ठीक है ना, रिफ्रेश कर दो ना, रिफ्रेश करने से ठीक हो जाता है। ओके, अब तुमको आंसर देख के फील हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही होगी आंसर देख के कि सर ये n-1 CR-1 आंसर में लाना है। तो क्या इससे तुमको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर क्यों ना हम पहले एक पर्सन सेलेक्ट करें, फिर बचे हुए पर्सन सेलेक्ट करेंगे, है ना। लेट्स सेलेक्ट वन पर्सन, ठीक। तो सेम क्वेश्चन को आई एम डूइंग ऑल्टरनेटली, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन को सेलेक्ट करने के हाउ मेनी वेज, टेल। आई वॉन्ट टू सेलेक्ट फर्स्ट पर्सन, टेल मी हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट, बताओ। एन वेज, बिल्कुल तनिष, ठीक है ना। एन वेज आई सेलेक्टेड फर्स्ट पर्सन। कैसी बात कर रहे हो, वन वे कैसे कह सकते हो, इट इज P1 और इट इज P2 और इट इज P3, तो देयर आर एन वेज टू चूज फर्स्ट पर्सन, ठीक। नाउ आई सेलेक्ट रिमेनिंग पर्सन, अब मैं रिमेनिंग पर्सन सेलेक्ट करने अब जा रहा हूं। तो तुम तो जानते हो कि सर वी आर एंड क्योंकि मैं कोई एक पर्सन थोड़ी सेलेक्ट करना है, मुझको तो आर पर्सन सेलेक्ट करने हैं। तो आई सेलेक्टेड वन पर्सन एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट रिमेनिंग R-1। तो उसका आंसर तो तुम मुझे फट से बता दोगे कि सर रिमेनिंग R-1 आउट ऑफ रिमेनिंग N-1, क्यों, ऐसा थोड़ी कि P1 इज प्रेजेंट इन द सिलेक्शन, ठीक है ना। तो तुम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को तो टारगेट कर ही नहीं सकते भाई कि सर नंबर ऑफ वेज P1 इज देयर, हो सकता है P1 हो ही नहीं, है ना। ये आंसर आया, ठीक। लेकिन ये आंसर सही नहीं है ना। क्यों सही नहीं है, अभी बात करते हैं। अरे आर पर्सन सेलेक्ट हो गए, एक पर्सन R-1 पर्सन, तो R पर्सन सेलेक्टेड, है ना, सेलेक्टिंग रिमेनिंग पर्सन। अब जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता है ना, वो कहेगा कि सर आप इसमें फर्स्ट पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना। ये जो आपने आंसर किया, चलो मैं एक एग्जांपल उठाता हूं। योर फर्स्ट पर्सन सेलेक्टेड इज P1, मान लो ये है पहला पर्सन सेलेक्टेड। नाउ रिमेनिंग R-1 पर्सन, रिमेनिंग मान लो दे आर 2, 3 R। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, है ना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मानते हो ये जो तुमने मुझे आंसर किया,
इस आंसर में ये आंसर काउंट हुआ है, ठीक ठीक। लेकिन अब मैं तुमको बताता हूं कि ये जो आंसर है ये बंदे होना चाहिए ना, कि सर आपका जो सिलेक्शन है R% का वो है P1, P2, P3 अप टू PR, दैट इज वन वे। लेकिन जो अप्रोच आपने की है, अभी हम आपको बताते हैं कि इन योर अप्रोच दिस आंसर इज नॉट काउंटेड वंस। आपने इसे एक बार नहीं गिना है, ठीक। तो कितनी बार गिना है भाई बताओ? तो कुछ लोग बता देंगे कि सर देखिए, यार मुझे हर बात तो कुछ लोग हर बता देते हैं यार, है ना, कि सर आपकी हर बात का जवाब कुछ लोग दे देते हैं और ज्यादा लोग नहीं दे पाते। क्या चक्कर है ना? तो अब मुझे बताओ, जो तुम आंसर लिख करके बैठे हो, ठीक है, कि सर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द आंसर, तो इन दिस आंसर डोंट यू थिंक कि दिस केस एंड दिस केस आर काउंटेड डिफरेंट? ये दोनों को आपने डिफरेंट गिना है। जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो पहला पर्सन था, तुमने मुझे कहा n बेस, तुम मानते हो? इफ इट इज P1, इफ इट इज P2, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये डिफरेंट हुआ ना, कि सर फर्स्ट पर्सन इज P1, फर्स्ट पर्सन इज P2, तो ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो बात दिमाग में जा रही होगी, है ना, कि मैं इस बात को वेटेज दे रहा हूं कि हु इज द फर्स्ट पर्सन, है ना, जबकि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस इज इमटेरियल, बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द लिस्ट ऑफ R पर्सन। मुझे तो उन R लोगों के नाम चाहिए, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सर वो जो R लोग सेलेक्ट हुए ना उसमें फर्स्ट पर्सन P1 है, फर्स्ट पर्सन P2 है, दैट इज मीनिंगलेस फॉर मी। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सेम सिलेक्शन, दिस इज द सेम सिलेक्शन एज दिस, बट इन योर आंसर इट इज काउंटेड डिफरेंटली, कि सर इन दोनों को मैंने अलग आंसर गिना है। तो तुम फील कर पाओगे कि एक ही आंसर को तुमने जो आंसर किया है उसमें एक ही आंसर हाउ मेनी टाइम्स यू आर काउंटिंग, है ना। तो अब कई लोग बात समझ चुके मेरी कि सर आ गया, समझ में आ गया कि देखिए P3, P1, P2, 4, PR, ये भी इन दिस आंसर डिफरेंट कॉल किया गया है, जबकि ये भी सेम आंसर है। तो इस तरह से बात दिमाग में गई कि सर दिस वे वन आंसर को वी आर काउंटिंग R टाइम्स, एक ही आंसर जिसको एक बार काउंट करना था, बाय आंसरिंग लाइक दिस, इस मेथड से हम एक आंसर को R टाइम्स गिन रहे हैं, है ना। वी आर गिविंग वेटेज हु इज द फर्स्ट पर्सन सेलेक्टेड, रिमेनिंग पर्सन सेलेक्टेड। जबकि तुम समझ रहे हो कि सर मुझे किसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंस थोड़ी है कि पर्सन जो सेलेक्ट हुए हैं इन विच ऑर्डर दे आर ड्रॉन सेलेक्टेड, ठीक है। बाकी तुमने नोटिस किया इस मेथड से तुम रिमेनिंग R-1 को तो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, उनको तो तुम एक साथ सेलेक्ट कर रहे थे, तुम सिर्फ इंपॉर्टेंस फर्स्ट पर्सन को दे रहे थे कि फर्स्ट पर्सन, फिर बाकी इकट्ठे ले लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई कि सर वन आंसर इज काउंटेड R टाइम्स, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो मुझे,
कि ये है R% का सिलेक्शन, मैं तुमको फिर शो कर दूंगा कि देखो ये सिलेक्शन भी तुम्हारे आंसर में 8 टाइम्स गिना गया है। तो मुझे बताओ, हर एक आंसर को अगर तुम 8 टाइम्स गिनोगे तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, डोंट यू थिंक वो 8 टाइम्स राइट आंसर आएगा, है ना? मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई कि सर व्हाट इज द राइट आंसर नाउ। अरे जब एक आंसर को तुम 8 टाइम्स गिन रहे हो तो ये आंसर करेक्ट आंसर का 8 टाइम्स है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, अपॉन आर। इजी, सही है ना? तो आई थिंक यू गॉट द मीनिंग कि सर फॉर्मूले का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेनेशन आई अंडरस्टूड। और अब जो फोर्थ फॉर्मूला है ना, उस पर बुद्धि नहीं खर्च करनी है कि फोर्थ फॉर्मूले में टोटल बुद्धू बनाया है। n को रिप्लेस कर दो n+1, r को रिप्लेस कर दो r+1, तो वो फोर्थ फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो उसको डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो यही है, वो यही फॉर्मूला है। I only replaced n by n+1 and r by r+1. Got it? ठीक है, ओके। चलो भाई थोड़ा सा फैमिलियरिटी बढ़ाएं, नहीं कि सर एनसीआर एनपीआर की फैमिलियरिटी के लिए प्रॉब्लम्स करना एकमात्र सॉल्यूशन है, और क्या। मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉब्लम को, है ना, थोड़ा समझना। देयर आर 4 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स, फाइन, एंड देयर आर 6 1 2 3 4 5 6 points. These are 6 points. No 3 are collinear. प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन देख लो। You are given 10 points. 4 are in a line. 6 remaining are such कि no 3 are collinear. कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। 2 तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, तो सबको पता है ना, कि सर स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, लाइन बन गई। ठीक, ठीक है। इवन दीज पॉइंट एंड दीज पॉइंट, है ना, तो यूजिंग 6 एंड यूजिंग 4 भी अगर तुम मुझसे कहते हो ना कि सर एनी 3 नो 3 आर कोलिनियर, ठीक, कि सर 2 पॉइंट यहां से लीजिए और एक यहां से लीजिए, वो भी आपस में कोलिनियर नहीं है, समझ गए? तो आउट ऑफ 6 एंड 4 नो 3 आर कोलिनियर। अब ये मत कहना कि सर तीनों यहीं से ले लिए, तो यार एक पॉइंट यहां से लेना जरूरी है। मेरी बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो यार, ठीक है, कि सर 3 पॉइंट का सिलेक्शन जिसमें आपको ये ब्लू पॉइंट तो लेने ही लेने और यहां से पॉइंट लिए, तो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ओके, अब प्रॉब्लम इज फाइंड नंबर ऑफ straight lines triangles
quadrilaterals. Using these points. करो, बुद्धि लगाओ. How many lines can be drawn using the given points? चलो साथ में ही करते हैं, ठीक है. यूजिंग गिवन पॉइंट्स आई हैव टू फॉर्म लाइन. मानते हो लाइन के लिए तुमको कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंट. कि सर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 1 लाइन इज फॉर्म्ड. सही ना? तो क्या तुमको लगता नहीं कि नंबर ऑफ वेज आई कैन सेलेक्ट 2 पॉइंट्स विल गिव यू नंबर ऑफ लाइन्स? सही है ना? तो फॉर पार्ट 1 आई सेड कि इफ आई आंसर 10C2, है ना, तो 10C2 इज रॉन्ग आंसर. अभी बताता हूं क्यों. अगर तुमने इन 10 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लिए तो वो क्यों गलत है? तो गलत आंसर्स मैं रिमूव कर रहा हूं. तुमको लगता नहीं कि सर अगर वो दोनों पॉइंट आउट ऑफ दीज सेलेक्ट हो गए, कि सर ये 2 पॉइंट सेलेक्ट हुआ 1 लाइन. अगर तुम कहते हो नहीं नहीं ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ, ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ, तो डोंट यू एग्री कि सर ये तो सेम स्ट्रेट लाइन है. चाहे ये 2 सेलेक्ट करो चाहे ये 2 सेलेक्ट करो, एक ही स्ट्रेट लाइन है. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक काम करो, ये जो तुम आंसर लिख रहे हो उसमें हम वो लाइंस बताते हैं, फाइंड करते हैं जो कि यूजिंग दीज 4 काउंट हुई है ना. जो लाइन केवल इन पॉइंट से फॉर्म हुई है, ओनली यूजिंग दीज 4, है ना. तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि सर इन 4 पॉइंट की मदद से कितनी लाइन बननी चाहिए? सोच के बताओ. अगर मैं तुमसे कहूं फाइंड, मेरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, पहले सवाल को सुनो, उसका आंसर करना. फॉरगेट दिस प्रॉब्लम, भूल जाओ. फाइंड नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग पिंक पॉइंट्स ओनली. आंसर बताओ. पिंक कलर ही है ना ये? ठीक है राहुल, गोविंद, सारंग, संजय, अभिषेक, जतिन, नाम तेजी से आ रहे हैं. पलक था, पलाश, जतिन, हर्ष, अक्षत, पलक, हाँ, जतिन, ओके, प्रिंस, हर्ष. तो इसका मतलब है इतने कम लोगों को बुद्धि है. हाँ, सुधांशु, शिवम, मतलब एक सिंपल सा सवाल पूछा गया कि हाउ मैनी लाइंस आर पॉसिबल, आकाश, यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स ओनली, और उसके इतने तरह तरह के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, है ना. मनन आई कैसे ना, समर्थ, यश, तनिष, आयुषी, देव, जैनब, सोहम, मिस हो गया, नक्षत्र, पार्थ, देवजीत, प्रिंस, दुर्वा, आर्यन, बहुत नाम मिस हो गया भाई, है ना. देवजीत आई थिंक आई कॉल्ड ना. 2 बार क्यों लिखते हैं जिनका नाम आ गया है? तनिषा, नहीं तनिषा इज रॉन्ग ना, तनिषा इज राइट. ओके. रजत, सुधांशु, आई ऑलरेडी कॉल्ड योर नेम ना. तो मतलब अगर इतनी छोटी बुद्धि है तुम्हारी तो मतलब थोड़ा और मेहनत, थोड़ा ढंग से, थोड़ा सा बुद्धि को जो है ना मोबाइल से हटाओ
ये मोबाइल ज्यादा देखते देखते जो है ना दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है, ठीक है ना। जो तरह तरह के आंसर दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया, हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल यूजिंग दीज फोर, है ना। कोई आंसर लिख रहा है 6, और भी भयानक भयानक आंसर आ रहे हैं। आंसर इज 1, ठीक, ओनली 1 लाइन, ठीक। इन 4 पॉइंट को यूज करके कितनी लाइंस पॉसिबल है, दैट इज ओनली 1 लाइन। चाहे कोई से भी 2 पॉइंट लेके देख लो, लाइन तो एक ही होगी। लाइन जानते हो ना, इनफाइनाइट होती है, ओके। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर ये जो 10C2 आंसर है उसमें एक्चुअली आपने यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स ओनली आपने 4C2 लाइंस गिनी है कि using these 4 I have counted 4C2 lines which are not actually 4C2, they are only 1, कि सर वो तो एक ही लाइन है। तो समझ गए कि काम करते हैं, इन 4 पॉइंट को लेके तुमने 4C2 लाइंस गिनी है ना, लेट्स रिमूव देम, उन सबको हटा दो और उन सबके प्लेस पर एक लाइन गिन लो। कई लोग मेरे ख्याल से समझ गए कि सर आपने जितने बार गिना था ना सबको रिमूव कर दिया, एंड नाउ यू काउंटेड 1, ठीक, क्योंकि एक तो लाइन गिनोगे ना यूजिंग। तो आई थिंक जो भी आंसर है इज द राइट आंसर, है ना। जो लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं दे नो कि सर इसका आंसर 85 आ रहा है ना। 10C2 10 into 9/2, तुम लोग फैक्टोरियल की कैलकुलेशन तो सीख ही चुके हो, है ना। तो इफ यू कैलकुलेट 10 into 9 into 8 factorial, 8 factorial cancel, 2 factorial is 2 into 1, 4 into 3 into 2 factorial, 8 2 factorial कट गया। अब एक बार मैंने करके दिखा दिया, अब नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे से तुमको फैक्टोरियल की कैलकुलेशन मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ओके। कुछ लोगों ने इसी प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटली किया, कहा कि सर हम लोग इस प्रॉब्लम को केस बना के क्यों नहीं करें, कि आपको 2 पॉइंट चाहिए ना, तो लेट्स डू लाइक दिस, सेलेक्टेड 2 पॉइंट फ्रॉम हियर ओनली, दैट इज 1 वे। यार कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, लाइन तो एक ही बनेगी। सेम प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटली बता रहा हूं कि आई सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स फ्रॉम देम, नाउ आई सेलेक्ट 1 पॉइंट फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर। तो अब तो तुमको सिलेक्शन आता है ना कि सर एक पॉइंट यहां से सेलेक्ट किया 4C1 एंड एक पॉइंट यहां से सेलेक्ट किया 6C1। अच्छा 85 गलत लिखा है क्या? एक सेकंड मिस्टेक, सॉरी 45 हुआ ना ये, -6 + 1, आंसर इज 40 आंसर था। अब ठीक है, ठीक, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई ना। 1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट, अंदर से बोला करो एंड, आई एम सेलेक्टिंग 1 पॉइंट फ्रॉम हियर एंड आई एम सेलेक्टिंग, है ना, और 2 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, 2 पॉइंट्स 6C2। तो नो डाउट यू विल गेट सेम आंसर, ठीक, एक ही आंसर आएगा, चिंता मत करो। अब फटाफट करते हैं कि सर अब तो थीम पकड़ में आ गई, है ना, और तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर आपने सिलेक्शन क्यों किया, आपने अरेंजमेंट क्यों नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अरेंजमेंट से कोई नई लाइन थोड़ी आ जाएगी कि पहले ये पॉइंट लिया फिर ये पॉइंट लिया, अगली बार नहीं पहले इसे लिया फिर इसे लिया। तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हमको कब सिलेक्शन करना है। ओके, आंसर टू सेकंड पार्ट। तो आई थिंक सेकंड पार्ट फटाफट करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, राइट, कि सर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए आई वांट 3 पॉइंट्स।
तो तुम फिर से पिछले मेथड से कर दिया कि सर 10C3। अब इसमें क्या गलती है, वाई 10C3 इज रॉन्ग? तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि देख, अगर तुमने तीनों पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लिए तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा कि सर अब तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ऑल थ्री सेलेक्टेड फ्रॉम हियर, तो इन योर आंसर जो तुमने आंसर किया है उसमें तीनों पॉइंट का सिलेक्शन फ्रॉम दीज थ्री कितने वे में काउंट हुआ है? कितने वे? 4C3 वे। मुझे लगता है उसको पूरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रायंगल ही नहीं है। बाकी सब सही है कि सर कोई बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, इफ आई टेक 2, इफ आई टेक 1 ट्रायंगल बनेगा, सही है ना। बस यही गलती है कि ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। अब इसी बात को तुम लोग ऑल्टरनेट भी समझ पा रहे हो, है ना, कि सर ऑल्टरनेटली वी कैन ऑल्सो डू कि सर वो केसेस बना के 3 पॉइंट फ्रॉम हियर 0, अरे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। 2 फ्रॉम हियर 4C2 एंड 1 फ्रॉम 6C1 और 1 फ्रॉम and 2 and 2 और all 3 is the right answer। देखो वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं पता, ठीक, बस मैंने टर्म लिख दी है। अब चलो फट से थर्ड पार्ट। क्विकली, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट। तो जो लोग 10C4 आंसर कर रहे हैं इसमें क्या मिस्टेक है कि सर चारों पॉइंट ये सेलेक्ट हो गए, ये गलत है। केवल इतना ही नहीं, अगर 3 यहां सेलेक्ट हुए और 1 यहां, ये भी गलत है, तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। बुद्धि लगाओ। 3 and 1, सर ये भी गलत है। सोचो सोचो, अरे थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दो यार कि सर 3 पॉइंट एंड 1 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? नहीं बन रहा है। और तुम ऑल्टरनेट भी मेथड जानते हो कि सर ऑल्टरनेट में भी केसेस बनाइए। ऑल 4 फ्रॉम हियर नहीं, 3 फ्रॉम हियर नहीं, 2 फ्रॉम हियर यस, और 1 फ्रॉम हियर यस, और all 4 from here yes। I think these many quadrilaterals are possible। आसान है। चलो यार, वो पैरा 11 कोई बार बार पूछ रहा है, बहुत छोटा सा हिंट देता हूं। बहुत लल्लू क्वेश्चन था, इसके लिए तुम 9th क्लास की ज्योमेट्री, मतलब 9th क्लास के बच्चे की भी मदद ले सकते थे, वो बता देता कि भैया इस सवाल को कैसे करेंगे। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, है ना, अपने जूनियर्स को गलती से भी कोचिंग मत भेज देना, ठीक है, उनको 9th 10th के ही टीचर से पढ़ने देना और कहना 9th 10th की ही मैथ सर थोड़ी सी और अच्छी करवा दो, दैट इज सफिशिएंट। होमवर्क भी बताना है ना, एक मिनट पहले होमवर्क बता दूं। होमवर्क पूछने दो मुझे, होमवर्क क्या बताना था मुझे। हाँ, इसी बुक का होमवर्क देते हैं। पीएनसी का होमवर्क कल से दूंगा, आज नहीं, है ना, कल तक पीएनसी अच्छी कवर हो जाएगी तो थोड़ा मुझे भी डिस्कस करने में मजा आएगा। तो आज भी तुमको स्ट्रेट लाइन का ही होमवर्क देता हूं, अभी सर्कल्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी तो खत्म हुई है सर शीट, है ना। तो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मैच द कॉलम, ओनली मैच द कॉलम।
कल का होमवर्क, केवल तुमको मैच द कॉलम्स करने हैं फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। ठीक, हाँ, जो पैरा 11 है ना, उसमें एक्चुअली एक मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई है, बताता हूं क्या मिस्टेक हुई है। ADDE OACB स्क्वायर, इन सब में कोई गलती नहीं है एक्चुअली। फिगर तो यही बनेगा कि सर ये आपका स्क्वायर है, बस गलती बताता हूं मेरी छोटी सी गलती क्या हुई है इसमें। और वो गलती भी पता किसमें होगी, वो गलती आएगी आपकी इन दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्चुअली जो ए और सी है ना, यू कैन टेक ए हियर एंड बी हियर, या फिर तुम ए को यहां भी ले सकते थे, लेकिन अगर तुमने ए को यहां ले लिया ना तो फिर वो जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसका आंसर नहीं आएगा। तो एक्चुअली मुझसे बस छोटी सी मिस्टेक यही हुई कि मैंने ये मान लिया था कि तुम इस ऑर्डर में रेक्टेंगल स्क्वायर लोगे, ए हियर, तो ये इंटरचेंज एक संभव था, तो मुझको बता देना चाहिए था, ठीक है, कि तुमको ए एक्स एक्सिस पर लेना है और बी वाई पर। ठीक, अब क्वेश्चन में तो बिल्कुल दम नहीं है ना, तो इस बस ये पोजीशन इंटरचेंज को लेके भी आंसर बन सकते थे, मतलब इस प्रॉब्लम के एक से ज्यादा आंसर संभव है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 के कि सर आप ए को यहां ले लीजिए, बी को यहां ले लीजिए, तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक, तो ठीक है, तो तुम कहते ना कि सर सवाल तब भी गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हमने ए को यहां लिया, बी को यहां लिया, तो जो आंसर है ना वो ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए बोनस तो आईआईटी को तब भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग समझ गए। और बस मैं वहां पर एब्सिसा ऑफ एफ विल बी की बजाय पता क्या लिखूंगा, पॉसिबल आंसर, पॉसिबल पूछूंगा, पॉसिबल, कैन बी, विल बी के बजाय कैन बी कर दूंगा, बस इतना चेंज करूंगा। ठीक, कि सर विल की बजाय कैन लिख दीजिए तो क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है ना, तो अब तो प्रॉब्लम में क्या बताऊं मैं, लाइन थ्रू ए, डायगोनल ओसी, तुमको स्कूल मेथड से ही बताऊंगा, चलो, है ना। इंटरनली और ई पर मीट करता है, डी पर मीट करता है, साइड सीबी, सीबी को एक्सटेंड एट एफ। ठीक है, एडी की वैल्यू दे दी उसने 5, ठीक है, और रेशो है एडीडीई 4:3, फाइन, ओके। हाँ, टेस्ट पेपर डिस्कशन नहीं हुआ ना, प्लस टुमारो आई विल डिस्कस 20 प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट 1 to 20, ओके, और अगली क्लास में रिमेनिंग कर दूंगा। तो ओके, तो जो समझदार लोग हैं व्हाट दे विल से कि सर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर, तो ये 4:3, तो ये भी 4:3, ये भी 4:3, तो ये तो खत्म कि सर ये लेंथ 5 है ना, ये 5 है, तो आपको पता है आपकी टोटल लेंथ कितनी होगी, आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी 7/4 into 5। आराम से रेशो की मदद लो कि सर ये 5 लेंथ है तो ये लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी, है ना। अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा देख ये L लेंथ है तो ये 3/4 लेंथ है, 3/4, और मैंने पाइथागोरस से कि तुमको ये लेंथ पता है ना, ये लेंथ L स्क्वायर प्लस ये L ही तो है 3/4 L स्क्वायर बराबर 35/4। कुछ समझ में आई बात, आई थिंक, है ना, कि सर इससे आपका L निकल आया। एंड इफ योर L इज ऑब्टेन्ड
सब खत्म हो गया, स्क्वायर निकल आया। अब रही बात एब्सेसा ऑफ एफ की, कहना सर इसके लिए भी सिमिलर ट्रायंगल है ना। आई थिंक ये लेंथ कितनी है, ये 1/4 है, ये सर 1/4 ऑफ एल है। तो समझ गए सर, दिस एंड दिस पैरेलल, तो अगर ये 1/4 है तो ये भी 1/4। बुद्धि लगाओ, रेशियो तो मानते हो सर 1:4। आई नो बी, आई नो सी, अरे बी बेचारा तो 0, समथिंग है, 0, एंड दिस इज व्हाट L, L की वैल्यू निकाल ली ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर सेक्शन फॉर्मूले से F निकल आया, F का x कोऑर्डिनेट तुमको रेशियो दे दिया है 1:4। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर, गॉट इट। और आखिरी पार्ट तो बेकार था। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।